हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जब भी यूनिवर्सिटी की फाइनल एग्जाम्स होती है तो ये क्वेश्चंस बहुत ही टाइम पूछा जा सकता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसमें जो फैक्टर्स और स्टेप्स इन्वॉल्व है वो वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो द डेफिनेशन इज इट इज अ प्रोसेस इन विच द ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स अ जेली लाइक मास। जब भी खून बहता है या हम ब्लड को किसी कंटेनर में लेते हैं तो थोड़ी मिनटों के बाद ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। नाउ many factors are involved in this process. These factors are known as coagulation factors. तो ये जो coagulation factors है टोटल 13 है, 13। और ये जो सारे coagulation factor है उनकी हेल्प से ही ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। तो कौन कौन से है ये coagulation factors उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सो देर आर 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स। ये सारे जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं इसके नाम हमें याद रहने चाहिए। इनको रोमन नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, द फोर्थ वन इज कैल्शियम, द फिफ्थ वन इज लेबाइल फैक्टर, सिक्स जो है उसकी प्रेजेंस अभी तक प्रूव नहीं हुई है। सेवंथ इज अ स्टेबल फैक्टर, एट्थ इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नाउ नाइन्थ इज क्रिसमस फैक्टर। ये जो क्रिसमस फैक्टर है वो एक पेशेंट के नाम पे से इसका नाम दिया गया है। टेंथ फैक्टर इज स्टुअर्ट प्रॉर फैक्टर, 11th factor is plasma thromboplastin antecedent, 12th factor is Hageman factor, and 13th is fibrin stabilizing factor। सो ये 13 जो फैक्टर्स है इनकी हेल्प से ब्लड कोएगुलेशन होता है। जनरली ये जो 13 फैक्टर्स है वो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको एक्टिव करना पड़ता है और उसके बाद बहुत सारी रिएक्शन के बाद ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो हमने देखा कि ये 13 फैक्टर्स है जो ब्लड क्लॉटिंग में हमें हेल्प करते हैं। तो अब ये प्रोसेस कैसे होगी तो उसके लिए एक थियरी दी गई हुई है जिसको हम कहते हैं एंजाइम कास्केड थियरी। दैट मीन्स देयर आर सो मेनी रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। नाउ तो अकॉर्डिंग टू
this enzyme cascade theory, there are 3 stages of coagulation of blood. First is formation of prothrombin activator. कि जिसमें 2 पाथवे आएंगे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. सेकंड स्टेज इज conversion of prothrombin to thrombin, and the third stage is conversion of fibrinogen to fibrin. So these are very important steps, stages of this enzyme cascade theory. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, उसका इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक पाथवे. नाउ क्या होगा फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, वो फॉर्म होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे कहां देखने को मिलता है? जब भी कोई ब्लड वेसल्स, वेन, आर्टरी और कैपिलरी में कुछ डैमेज होता है तब इंट्रिंसिक पाथवे की प्रक्रिया होती है, और जब भी कोई टिश्यू में इंजरी होती है तब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की प्रक्रिया देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक पाथवे. तो इंट्रिंसिक पाथवे में जब भी कोई ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो क्या होता है? एंडोथीलियल डैमेज. एंडोथीलियल डैमेज जब भी होता है तो क्या होता है? कोलाजन एक्सपोज होता है. कोलाजन एक्सपोज होता है. कोलाजन एक्सपोज होने के कारण प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड सिक्रेट करते हैं. नाउ दिस कोलाजन, उसकी वजह से क्या होगा कि कैलिक्रेन एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एक्टिवेट हो गए. नाउ इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होगा कि फैक्टर 12 जो है, जो इनएक्टिव है, वो इन दोनों की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद फैक्टर 12 जो एक्टिवेट हो गया है वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को. इन द प्रेजेंस ऑफ काइनिनोजन, दिस एक्टिवेटेड factor 11 will activate factor 9 in the presence of calcium, and this factor 9 which is activated will activate factor 10 in the presence of factor 8 and calcium. Now this activated factor 10 will act with phospholipid, and in the presence of factor number 5 they will form prothrombin activator. Prothrombin activator. So this is the intrinsic pathway. तो इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है. एक बार फिर से हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले ब्लड वेसल का एंडोथीलियल डैमेज होता है, कोलाजन एक्सपोज हो जाता है. कोलाजन जो है प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा जिससे फॉस्फोलिपिड सीक्रेट होगा. नाउ
दिस कोलाजन विल एक्टिवेट कैलिक्रेन एंड हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजन। तो इसकी प्रेजेंस में फैक्टर 12 जो इनएक्टिव था वो एक्टिव होगा। एक्टिवेटेड फैक्टर 12 will activate factor 11 in the presence of kininogen. Then activated factor 11 will activate factor 9 in the presence of calcium. Activated factor 9 will activate the factor 10 in the presence of factor number 8 and calcium. Now this activated 10 will act with phospholipid in the presence of factor number 5 and will form prothrombin activator. So this was all about the intrinsic pathway. Now we will see the extrinsic pathway. So tissue damage, उसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो सिक्रेट होगा या फिर एक्टिवेट होगा. नाउ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन हैव two kind of factors and these are phospholipid and glycoprotein. Now these two will convert the inactivated factor 10 into activated factor 10 in the presence of factor number 7. In the presence of factor number 7. Now this activated factor 10 will act with these two in the presence of factor number 5 and calcium and will form prothrombin activator. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के दो कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो 7th नंबर के फैक्टर की प्रेजेंस में इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करेगा. नाउ एक्टिवेटेड फैक्टर 10 विल एक्ट विद ग्लाइकोप्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 5 एंड कैल्शियम एंड विल मेक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. सो दिस इज the extrinsic pathway. This is the extrinsic pathway. Now तो हमने स्टेज 1 देख लिया कि जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन चुका है. दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन was the stage 1. Prothrombin एक्टिवेटर. नाउ द सेकंड स्टेज, उसमें क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है इट विल कन्वर्ट इन थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. नाउ हमने होम्योस्टेसिस वाले लेक्चर में पॉजिटिव फीडबैक की बात की थी. तो हमने देखे यहां पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे तो क्या होगा, ये थ्रोम्बिन जो है, जितना थ्रोम्बिन बनेगा दिस विल स्टिम्युलेट दिस बोथ पाथवेज टू मेक more and more number of prothrombin activator. So this is known as पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमारे होम्योस्टेसिस वाले लेक्चर में आपको मिलेगा. नाउ द थर्ड एंड फाइनल स्टेज, फाइब्रिनोजन इसमें फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है. तो क्या होगा, नाउ इनएक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं फाइब्रिन मोनोमर. ना फाइब्रिन मोनोमर का पोलीमराइजेशन होगा and it will make loose strands of
फाइब्रिन. In the presence of factor number 13 and calcium, टाइट क्लॉट या स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन बनेगा. ओके, सो क्या होता है, दिस इज द थर्ड स्टेज. फाइब्रिनोजन विच इज इनएक्टिवेटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन. इट इज नोन एज फाइब्रिन मोनोमर, जो कि पॉलीमराइजेशन से गुजरेगा और लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन बनाएगा. लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 13 एंड कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड्स बनेगी उसकी, या फिर जिसको हम कहते हैं टाइट क्लॉट, वो बनेगा. सो दिस वॉज द रिएक्शन, दिस वर द रिएक्शन एंड दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. तो आज के लिए बस इतना ही. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स. थैंक यू वेरी मच.